कैसा हुआ था कि हमारे कॉलेज से काफ़ी लोग थे, जैसे सिविल वाला बंदा उसको एसएपी मिल गया या फिर कोई मैकेनिकल वाला उसको जावा मिल गया। तो मैंने मैंने क्या पाप किया था कि मेरे को टेस्टिंग में डाल दिया। आजकल तो मैं ऐसे 5-6 साल वालों की भी सैलरी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये 5-6 साल में इतना कमा रहे हैं। आई मीन लोग बोलते हैं कि आईबीएम इज़ अ रिटायरमेंट वाला काइंड ऑफ अ कंपनी, बट इट इज़ नॉट तो लाइक दैट। तो आपको क्या लगता है किसको भी अगर कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में तो वो उसको सीखना कैसे स्टार्ट कर सकता है? कि लोगों को लगेगा कि यार हाँ इतना पैसा नहीं कमा रहे हम लोग। उसमें थोड़ा सा फैक्टर इंस्टा पे वो जो एड वर्ड नहीं आते उसका भी है कि तुम लोग अभी भी 9 to 5 में अटके हुए हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हैं, महीने का 50 लाख कमाओ, ये करो। आप ये बता सकते हो हमको कोडिंग में क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? अभी अगर तुम जेन एआई का जाके देखोगे कहीं पे भी तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पेशल 26 में वो नहीं बोलते वो दोनों जो रहते हैं जिमी शेरगिल और वो, कि वो जाके बोलते हैं अरे यार असली काम तो ये लोग कर रहे तो हैं। आपको क्या लगता है नॉर्मली डीएसए भी प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यूज के लिए कि डीएसए की जरूरत नहीं है? कि इंटरव्यू में तुम पूछ लो डीएसए वाले क्वेश्चन, हाँ चलो उसने कर लिया, बट वो बंदा टीम में आके अगर यूआई को ऑटोमेट नहीं कर पाएगा तो उसके डीएसए का क्या फायदा। मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं वाइट फील्ड में वो फिडेलिटी है ना, वहां पे गया था इंटरव्यू देने। यूएफटी वो बंदे ने मेरे को पौने 2 घंटा यूएफटी पे जितना हो सकता है सब पूछा, मैंने सबका आंसर दिया। फिर बाद में बेचारा आके बोलते नहीं आपका नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों? बोलते नहीं वो सर बोल रहे कि नहीं हुआ करके। मैंने बोला बट रीजन तो बताओ, तुम पौने 2 घंटे में तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, तुमने मुझे सब पूछ लिया यूएफटी का, मैंने सब बता दिया, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं वी डोंट हैव दैट पॉलिसी, वी कांट टेल यू ऐसा वैसा। तो आपको क्या लगता है क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक टेस्ट आर्किटेक्ट बनने के लिए? तो तुम्हें सिर्फ टेक्निकली रहना है और हमेशा कोडिंग पे हैंड्स ऑन चाहिए, भले वो 10% हो तुम्हारे काम के, तो आर्किटेक्ट काइंड ऑफ लाइन इज फॉर यू। अगर कोई फ्रेशर है उसको डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो टेक्निकल कंसल्टिंग भी एक पार्ट है या फिर एक रोल है जो ऑटोमेशन इंजीनियर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही? या फिर इंटरव्यू प्रोसेस का लोगों को एक्सपोजर नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि लोगों को पता है कि टॉप 50 और टॉप 100 इतना ही होता है इंटरव्यू में। तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोग रिजेक्ट होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है गुनेश, जिनको मोर देन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये टेस्ट आर्किटेक्ट है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे एंटर कर सकते हो, क्या क्या करियर पाथ होते हैं एक ऑटोमेशन टेस्टर के लिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको टेस्ट आर्किटेक्ट बनना है, तो करियर और सैलरी ग्रोथ कितनी होती है 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो सबसे पहले हम लोग गुनेश के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू गुनेश। हे थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद किसी पॉडकास्ट में जा रहा हूँ। इट्स बीन अ वाइल, बट या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड या टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन राइट, तो आई थिंक आई स्टार्टेड माई करियर इन अबाउट आई थिंक 2009 में। 2009 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिंहगढ़ कॉलेज इन पुणे, और फिर उसके बाद जॉइंड एक्सेंचर एज अ फ्रेशर। तो हमारे इसमें वो कैंपस रिक्रूटमेंट था, देन आई जॉइंड एक्सेंचर। एंड फिर उसके बाद वही नॉर्मल मतलब ट्रेनिंग वेनिंग हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वो हैरी पॉटर वाला हैट नहीं रहता है वो, वैसा वाला एकदम 3 महीने बाद हमको बोल दिया कि हाँ भाई अब तुम टेस्टिंग करोगे। उन्हें बोला यार ठीक है चलो टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग करें, क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैं काफ़ी कोडिंग वोडिंग में था। एंड बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था, तो मुझे ऐसा थोड़ा मतलब उस दिन के लिए मतलब उस शाम के लिए मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि यार यार ये टेस्टिंग में जाना मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर मैंने बोला यार ठीक है चलो ठीक है, टेस्टिंग तो टेस्टिंग जो भी है। क्योंकि कैसा हुआ था कि हमारे कॉलेज से काफ़ी लोग थे, जैसे सिविल वाला बंदा उसको एसएपी मिल गया या फिर कोई मैकेनिकल वाला उसको जावा मिल गया। तो मैंने मैंने क्या पाप किया था कि मेरे को टेस्टिंग में डाल दिया। तो फिर वो बट वो एक दिन था जब मुझे लगा ऐसे कि हाँ भाई मतलब क्यों टेस्टिंग में जा रहा हूँ। बट जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता गया एंड एप्लीकेशंस टेस्ट कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो मुझे मज़ा आने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। यू आर नॉट बाउंड टू वन एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन राइट। तो तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और तुम्हें सारी चीज़ें का एक्सपोजर भी होता है, लाइक यू गेट द एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग
दैट इज़ देयर इन द प्रोजेक्ट। डेवलपर का कैसे होता है कि हाँ, उसका एक मॉड्यूल है, वो फिर बस वो फीचर कर रहा है, उसको बस उतना पता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है कि भाई कस्टमर कैसे यूज़ करने वाला है या क्या होने वाला है इसका। ये मैं इधर ये चेंज कर रहा हूँ तो उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक आई डोंट नो हिंदी का क्या वर्ड है, मतलब जिज्ञासु, आई एम श्योर जिज्ञासु वर्ड होगा हिंदी में, क्योंकि मराठी में भी है। तो वो थोड़ा-सा नेचर था मेरा पहले से, एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ, ओके, ये थोड़ा-सा एप्लीकेबल है अपने लिए फ़ील्ड, हम लोग कर सकते हैं कुछ इसमें। एंड फॉर्च्यूनेटली मतलब 6 महीने बाद मैं इस प्रोजेक्ट में था एक्सेंचर में। कनाडा का बैंक था, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब एट एट वन पॉइंट हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ़ टेस्टिंग में 700 लोग थे। मतलब यू जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड, कि अगर सिर्फ़ टेस्टिंग में 700 लोग हैं एट वन पॉइंट, एट वन पीक पॉइंट, तो डेवलपर्स कितने होंगे और बाकी लोग कितने होंगे? तो इट वाज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ह्यूज। तो ऑब्वियसली तब ऐसा नीड था कि भई हाँ, हाँ, अभी 700 लोग तो 10 साल के लिए नहीं रख सकते वो लोग। तो थोड़ा-थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो फिर किसको ऑटोमेशन करना है भैया आ जाओ, जिसको सीखना है वो सीखते हैं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो फिर इन लोग के पास वो यूएफटी और वीएफटी का वो सब लाइसेंस था वो टूल का। तो फिर मेरा टीम लीड आके एक दिन मेरे को बोला कि तुम करोगे ऑटोमेशन? मैंने बोला क्या करना होता है? बोला कुछ नहीं, वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिखने का है, वो बस रिकॉर्डिंग करोगे, फिर उसके बाद उसको फ्रेमवर्क बना दो, टेस्ट केस बना दो, काम खत्म। मैंने बोला ठीक है, कर लेंगे। वैसे भी मैं कोडिंग करता था, तो ये काइंड ऑफ अ गुड सरप्राइज़ था मेरे लिए कि वो करने को मिलेगा। एंड आई थिंक हाँ, तब से दैट 6 मंथ्स के बाद वो शुरुआत हुई कि भाई हाँ, चलो अभी ऑटोमेशन करते हैं। एंड वो पूरा रिकॉर्डिंग, तो हम लोग तो पहले तो रिकॉर्ड एंड प्ले करते थे। वो उसने मुझे बोल रखा था, संदीप गर्ग नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे बोल रखा था कि भाई देखो, पहले तुम्हें बस रिकॉर्ड एंड प्ले करना है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। जो है वो है, बस रिकॉर्ड प्ले करो, उसको रन करो, काम खत्म है अपना। फिर बाद में सोचना उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या करना है। सो दैट वाज़ अ रियली लाइक मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट बेसिक वे कि तुम स्टार्ट कर सकते हो। अभी अभी लोग सोचते हैं कि भाई अभी इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनाएँगे तो पहले यूटिलिटी बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाएँगे, वो बनाएँगे। तो लोग बेसिक से स्टार्ट नहीं करते। लोगों को मतलब दे गेट ओवरवेल्म्ड कि हमें इतना करना है। तो वो कभी नहीं था प्रेशर जब मैंने स्टार्ट किया था, कि उन्होंने बोला था कि देखो, अभी हमारे पास 300 टेस्ट केस है, 300 टेस्ट केस तुम रिकॉर्ड एंड प्ले करो, जो भी ऑब्जेक्ट रिपॉजिटरी में जा रहा है जाने दो उसको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस उसको चलना चाहिए वो रीरन करते टाइम, बस उतना ही अपना एम है। हमने बोला ठीक है, कर देंगे। हम लोग 6 लोग थे। तो हर एक को एक-एक, एक-एक मॉडल, तो वो था कमर्शियल बैंकिंग वाला प्रोजेक्ट था। तो जिसमें कि बड़े-बड़े जो कमर्शियल क्लाइंट्स रहते हैं उनको लोन देते हैं, लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, या फिर आई एम सरप्राइज्ड कि मुझे वो याद है बट फिर भी लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, और एडजुडिकेशन ऐसा कुछ था। तो उसका पूरा लाइक एंड टू एंड प्रोसेस रहता है कि ओरिजिनेशन, फिर तुम एडजुडिकेशन करोगे, फिर फाइनलाइज होगा, फिर डिस्पर्स होगा, वो सब। तो वो पूरा एंड टू एंड फ्लो हमको पता था। एंड फिर वो हमने धीरे-धीरे चालू किया। फिर फर्स्ट 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिपॉज़िटरी बिल्ड हुआ। फिर हमने सोचा कि भाई अभी चलो, इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और एफ़र्ट डाल के इसको थोड़ा मॉड्यूलराइज़ बना देते हैं। तो फिर हमने शेयर्ड रिपॉज़िटरी किए, ये किए, वो किए। तो ऐसा धीरे-धीरे वो थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया ऑटोमेशन में कि हाँ, ये अच्छा है, ये टेस्टिंग अच्छा है। तो फिर लगने लगा कि हाँ भाई, सही फ़ील्ड में आ रहे हैं हम लोग, तो कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सेंचर में धीरे-धीरे प्रोजेक्ट मिलते गए। कलीग्स भी काफ़ी अच्छे थे। एक 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 अनूप उपाध्याय करके थे, वो भी मतलब वो तो ऐसे काइंड ऑफ ऐसे एकदम नर्ड नहीं थे, बट वो टेक्निकली काफ़ी सही थे, और हमारी बाकी ऑफ द वर्क भी काफ़ी जमती थी, तो हम लोग पूल-वूल खेलते थे, तो इसलिए दैट वाज़ ऑल गुड। तो हमेशा अ, आई मीन आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ऐसे लोग मिले कि भाई जिनको काम करने में भी उतना मज़ा आता है और पार्टी करने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो तो हमेशा वो ट्यूनिंग फिर जम जाता है कि हाँ भाई, सिर्फ़ काम नहीं करना है अपने को थोड़ा एन्जॉय भी करने का है। तो फिर ऐसे करते-करते फिर 3 साल हो गए। फिर उसके बाद मैं 2 साल यूएस में था, शिकागो में मैंने मास्टर्स किया। फॉर सम रीज़न्स आई हैड टू कम बैक विदाउट वर्किंग देयर। तो फिर उसके बाद में आके दैट वाज़ काइंड ऑफ अ रियल स्ट्रगल जब मैं आया वापस, बिकॉज़ 2 साल के बाद मुझे वापस इंडस्ट्री में आना था। आई थिंक मैंने रिसेंटली पोस्ट भी किया था उसके बारे में, जब आई जस्ट रीथिंकिंग दैट।
तो फिर उसके बाद मैंने आईबीएम ज्वाइन की। फिर आईबीएम में मैं 7 साल था ऑलमोस्ट। पहले 1.5 साल आई वाज कॉन्ट्रैक्टर, फिर गॉट कन्वर्टेड टू परमानेंट, फिर ऑन साइट गया था। वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई मीन आईबीएम, आई मीन लोग बोलते हैं कि आईबीएम इज अ, क्या बोलते हैं वो, रिटायरमेंट वाला काइंड ऑफ कंपनी, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो तो तुम्हारे आउटलुक पे डिपेंड करता है बेसिकली, क्योंकि तुम करोगे तो लोग देंगे अपॉर्चुनिटी, तुम नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे हाँ भाई तू नहीं करना है तेरे को मत कर। तो इट्स लाइक दैट। तो आईबीएम में लोग, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि यार आईबीएम में क्यों जा रहा है, ये तो एकदम मतलब सरकारी टाइप कंपनी है, वो ये है, वो है। मैंने बोला यार ठीक है, अभी जो है हाथ में वो करना तो चाहिए, वो तो करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए मैंने ज्वाइन किया। फिर आई वॉज सरप्राइजिंगली आई वॉज देयर फॉर 7 years। एंड जब कोविड वोविड लग गया फिर हम लोग वापस आ गए इंडिया। फिर उसके बाद थोड़ा मज़ा आना कम हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सेटल हो गया था, फिर बाकी कुछ करने को नहीं था। देन आई थॉट कि भाई हाँ, अभी अभी थोड़ा जंप कर सकते हैं, अभी इतना इतना भी आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए अभी इस एज में। तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है चलो कुछ हाथ पैर मारते हैं, अगर कुछ हो गया तो हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना चालू किया, फिर आई जॉइंड अशर। फॉर्चुनेटली उस टाइम जब इंटरव्यू प्रोसेस चल रही थी तब मेरा आई वाज इन बिटवीन प्लेसेस, तो मेरे शेड्यूलिंग नहीं जम रहे थे। तो वो एचआर काफ़ी अकोमोडेटिंग थी, इसलिए वो मेरा हो पाया, नहीं तो वो वो भी अपॉर्चुनिटी जाने वाला था मेरे हाथ से। बट फाइनली आई गॉट इनटू अशर, एंड अशर आई बीन लाइक मोर देन व्हाट 2.5 years नाउ। और it's been a very good experience. I mean, Usher has been very supportive. My director Guru Raja, he has been also very supportive. लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो I like I said right। मतलब मैं काफ़ी grateful हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले at every turn, जो जिनका ट्यूनिंग जमता है, एंड दे ऑल्सो नो कि क्या चाहिए। एंड आई टेंड टू, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं कि चीज़ें ऐसे एक एक के साथ जुड़ती जाती है, एंड देन यू लाइक ओके हाँ फाइन, ये सही चल रहा है। तो फाइनली आई एम इन अशर फॉर 2.5 years नाउ। अभी रिसेंटली आई गॉट इन टेस्ट आर्किटेक्ट रोल एट अशर, एंड या इट्स बिन गुड। आई मीन अभी अभी थोड़ा थोड़ा काफ़ी दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर वाले भी मुझे हेल्प कर रहे हैं उसमें, तो अच्छा है, लाइफ अच्छा है ओवरऑल। तो गुनीश, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी काम किया और अभी आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, करेक्ट? तो यस। आप ये बता सकते हो कि आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको स्टार्टअप में काम करना है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि आईबीएम का वो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट नहीं बोल सकते, पर अब मुझ में थोड़ा-सा कीड़ा है कि भाई 2-2 महीने बाद कुछ ना कुछ नया-नया करना चाहिए। तो वो वाली चीज़ नहीं हो रही थी आईबीएम में फॉर सम रीज़न। मतलब मैं करता था, मतलब मैं खुद से करता था, तो फिर अगर तुम जाके बोलोगे मैनेजर की कि भाई हाँ, ये नया टूल है, ये ट्राई करते हैं हम लोग इधर प्रोजेक्ट में, तो वो बोलेंगे यार तुम पहले वो पीओसी प्रूव करो, फिर उसको अप्रूव करो, फिर उसका बिज़नेस प्रपोज़ल बनाओ, फिर वो उसका कॉस्ट जस्टिफाई करो, वो करो, उसमें जाने में 8 महीने लग जाते थे। तो तब तक तो मतलब पूरा इंटरेस्ट निकल जाता है कि भाई अभी इतना तो कर लिया, अभी क्या मतलब क्यों करेंगे इतना? तो वो थोड़ा, आई नो इट्स अ प्रोसेस, मतलब टू मेंटेन एन एमएनसी तुम, प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस इतने बड़े स्केल पे तुम्हें बिजनेस करना है, तो विदाउट प्रोसेस यू कांट डू इट। बट फॉर माई इंटरेस्ट इट वॉज नॉट फिटिंग दैट रोल, कि इतना सारा मुझे नहीं करना था कि मैंने, मान लो मैंने 2 हफ्ते में ये प्रूव कर दिया तो लेट्स पुट इट इनटू प्रैक्टिस। तो वो नहीं हो रहा था, एंड 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि वो काफ़ी अच्छा आरओआई मिल सकता था हम लोग को, बट वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा यार अभी तो देखते हैं, फिर अभी नया कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा चालू किया देखना, एंड देन आई डिसाइडेड कि अभी इस बार जाएँगे तो प्रोडक्ट बेस में जाएँगे, क्योंकि एट लीस्ट यू विल हैव टू गेट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट। और मतलब मेरा ऐसा एम नहीं था कि स्टार्टअप लाइक छोटे स्टार्टअप में जाएँगे, या फिर मतलब हमारा अभी तो थोड़ा मिड साइज़ हो गया स्टार्टअप, क्योंकि अराउंड 2 250 लोग हैं अभी। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिड साइज़ स्टार्टअप। अम, बट द थिंग इज़ कि ऐसा ऐसा चाहिए जिसमें कि यू गेट टू एक्सपेरिमेंट एंड यू गेट टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो।
जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन से काम नहीं होता है. यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड शोकेस कि हाँ भाई ये चल रहा है, ये अच्छा है, या फिर ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो इम्प्रूवमेंट का जो वो जो डेल्टा है कि फ्रॉम पीओसी टू द इम्प्लीमेंटेशन, वो ये सर्विस बेस में या फिर दीज एमएनसीज दे हैव अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस इन दैट. तो वो समहाउ वो मेरे मेरे को जच नहीं रहा था कि इतना टाइम मैं रुकूं कि वो आइडिया चल रहा है नहीं चल रहा है देखने के लिए. तो इसलिए देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी प्रोडक्ट बेस में जाते हैं, देखते हैं, अगर नहीं जमा तो वापस आ जाएंगे सर्विस बेस में, क्या फ़र्क पड़ता है. तो बट फॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन अ गुड गुड स्विच. काफ़ी चीज़ें मुझे ट्राई करने को मिली, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने फ्रॉम ग्राउंड अप वी रिसर्च्ड और फिर हमने किया. अभी भी ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स 3 वीक्स वी गेट सम न्यू थिंग्स दैट वी कैन चैलेंज अगेंस्ट. तो वो कंटिन्यूस चैलेंज वाला जो पार्ट है वो मुझे समहाउ अच्छा लगता है काम में. एंड अशर या फिर एनी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विल डेफिनेटली गिव यू दैट. इसलिए आई डिसाइडेड कि हाँ नहीं, अभी बस करते हैं सर्विस बेस, वापस आ जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे सर्विस बेस में. अभी थोड़े थोड़े साल के लिए प्रोडक्ट बेस में काम करेंगे. तो गुनेश, नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी फ्रेशर को एंटर करना है करेक्ट टेस्टिंग फील्ड में, तो हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि चलो उसको मैनुअल टेस्टिंग से वो स्टार्ट कर लेगा. लेकिन हम्म. अगर कोई फ्रेशर है, उसको डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन. क्योंकि कंपनीज यूजुअली दे डोंट कंसिडर फ्रेशर्स फॉर ऑटोमेशन डायरेक्टली, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि भाई थोड़ा तो टेस्टिंग कर ले, फिर उसके बाद तो ऑटोमेशन कर लेना. बट आई थिंक ट्रेंड थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अभी जो जो भी ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं जो नए फ्रेशर्स हैं, उनको प्रोग्रामिंग का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस रहता है. एंड इफ़ यू लुक एट द करंट चेंजिंग लैंडस्केप टेक्नोलॉजी वाइज, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, तो उसकी वजह से यू कांट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू नो एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर कोडिंग और जो भी है. तो इसलिए अ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ इफ यू नो द, आई मीन द टेस्टिंग बेसिक्स आर स्टिल, यू नीड इट, यू हैव टू हैव द बेसिक्स. पर अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है ऑटोमेशन टेस्टिंग में या फिर इसमें, तो भी तुम कर सकते हो इफ़ यू प्रूव दैट यू कैन बिल्ड अ प्रोजेक्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये वेब से टेम्पलेट उठाओ, उसको तुम्हारे गिट में डालो और फिर रन करो और फिर दिखाओ कि हाँ भाई ये रिपोर्ट आ रहा है. नॉट लाइक दैट. अगर अगर तुमने सही में जान लगा के उसको बिल्ड किया, तो यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन द इंटरव्यू. अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, तो कोई शक नहीं करता है. आई मीन नो बडी कैन डाउट यू देयर. तो the only way to enter is कि you have the evidence and you are able to prove the evidence कि तुमने किया है. अगर उतना तुम कर सकते हो कि ओके भाई मैंने जावा, मेरे को इतना आता है और ये आता है. अभी किसी किसी में मैंने क्या देखा है कि लोग यूजुअली कोर्सेज कर लेते हैं कि भाई हाँ चलो 6 महीने का कोर्स हो गया, मैंने टेस्ट ऑटोमेशन का कर लिया, अब मैं एकदम क्या बोलते हो 30 मार काम बन गया, ऐसा वैसा वाला नहीं होता है. तो उसके बाद भी मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को, उनको सिर्फ फ्रेमवर्क का ही पता होता है. मतलब तुम उनको फ्रेमवर्क पूछोगे ना, वो तुम्हें फ्रेमवर्क मतलब पूरा ए टू जेड बता देंगे कि हाँ भाई मैंने इधर ये यूटिलिटी है, ये पेज क्लास है, ये इधर है, ये इधर है. मैंने बोला भाई ठीक है, तूने किया है जावा में, ओके आई अंडरस्टैंड. तू मेरे को एक सिंपल फॉर लूप वाला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके दिखा. एंड मैंने ऐसे 5 इंटरव्यू लिए, किसी को नहीं आया था वो. एंड आई वाज सरप्राइज बेसिकली कि अगर तुम 6 महीने का कोर्स कर रहे हो तो एटलीस्ट द बेसिक जावा थिंग यू शुड नो, राइट. सिर्फ फ्रेमवर्क का रट्टा मार के यू कांट क्लियर एन इंटरव्यू. तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट का भी होना चाहिए कि अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ये फ्रेमवर्क किया है, तो ठीक है, तुम्हें पता है कि ये आने वाला है या फिर ऐसा तुम कर सकते हो. पर जिस लैंग्वेज को यूज़ करके तुम कर रहे हो उसका भी तो बेसिक सीखना चाहिए. तो आई थिंक दोनों चीज़ें ज़रूरी है अगर किसी को एज अ टेस्ट ऑटोमेशन आना है एज अ फ्रेशर. फर्स्ट इज़ कि, दो नहीं एक्चुअली 3 चीज़ें. तो फर्स्ट इज़ कि द टेस्टिंग का बेसिक्स तो होना ही चाहिए, दैट इज़ गिवन, मतलब वो तो मैंडेटरी है. सेकेंड इज़ कि एटलीस्ट शोकेस समथिंग कि तुम एक चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो ऑटोमेशन वाले कोड में. एंड इट नीड्स अ डिफरेंट. सो
जावा डेवलपर का जावा का लैंग्वेज का लेवल अलग होता है, ऑटोमेशन वाले का अलग होता है. So we don't expect them to have a Java developer knowledge. We expect them to have a Java test automation knowledge. एंड वो काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है ऑटोमेशन में यूजुअली कि जो भी तुम्हें दिख रहा है उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके तोड़ मरोड़ के तुम कैसे वैलिडेट कर सकते हो, या फिर एपीआई आ रहा है तो उसको मैनिपुलेट करके कैसे कर सकते हो. तो उस प्रोसेस में जो चीज़ें चाहिए, जैसे जेसन मैनिपुलेशन हो गया, या फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, या फिर लोकेटर फाइंडिंग हो गया, और एपीआईज का बेसिक कम्युनिकेशन हो गया, इतनी चीज़ें भी अगर उसको पता होगी फ्रेशर को, तो नो बडी कैन रिजेक्ट. तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट है, मतलब कि टेस्टिंग नॉलेज फर्स्ट, तो कि तुम्हें पता होना चाहिए आगे अगर तुम्हें एक वेब पेज खोल के दिया तो तुम कैसे उसको टेस्ट करोगे. आई एम नॉट सेइंग ब्रेक करोगे, आई एम जस्ट सेइंग कि टेस्ट करोगे, कि तुम्हें बस वैलिडेट करना है, डोंट गो फॉर ब्रेकिंग राइट नाउ. तो और वो थोड़ा वो मे बी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टेस्टिंग और ब्रेकिंग वो मुझे थोड़ा जमता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट जो इक्वलाइजेशन लोग करते हैं. पर अगेन, तो टेस्टिंग का बेसिक. सेकंड इज कि जावा का बेसिक्स फ्रॉम एन ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुम्हें यूज के स्पेसिफिक लेवल पे कोड चाहिए होता है. एंड तुम्हारा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का बेसिक, जैसे नॉर्मल लाइब्रेरीज लाइक टेस्ट एनजी हो गया, सेलेनियम हो गया, रेस्ट एश्योर्ड हो गया. ये 3 चीज़ें भी पता होगी ना तो कोई भी ले लेगा फ्रेशर को, इतना इतना तो मुझे लगता है. तो ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश एज अ फ्रेशर इन द टेस्ट ऑटोमेशन, तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट है, मतलब होनी चाहिए. तो गुनेश, अभी आपने बोला कि कोडिंग भी ज़रूरी है, करेक्ट? लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं आता कोडिंग के बारे में, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है, किसको भी अगर कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, तो वो उसको सीखना कैसे स्टार्ट कर सकता है? ओके, कोडिंग सीखने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑलरेडी, मतलब तुम्हें रिपॉजिटरीज मिल जाएंगी गिटहब पे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे कोडिंग के जैसे लिट कोड हो गया, ये हो गया. पर मतलब ऑटोमेशन के लिए मैं लिट कोड ऐसे रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा जाता है. एंड हमारे इसमें उतना उतना कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होता है डेटा स्ट्रक्चर और वो सब चीज़ का, बिकॉज उतना एडवांस हम लोग कुछ नहीं कर रहे, टू बी वेरी फ्रैंक. और अगर तुम्हें करना है, जैसे कोडिंग सीखना है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, कि एकदम जैसे छोटा छोटा कोड हो गया, कि अगर मुझे एक एक इनपुट को दूसरे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर एक मेरा स्ट्रिंग है, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले होते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट. तो उसमें, और उसमें भी मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट विद द पेपर पे पहले स्टार्ट करो, कि मतलब पता नहीं कितने लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया होगा, या फिर अभी भी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है कि नहीं होता है. पर मशीन लर्निंग का एक सब्जेक्ट होता था हमें, जिसमें मतलब पेपर पे ही करके तुम कर सकते हो, तो कि हाँ अभी ये मेमोरी में ये बाइट जा रहा है, फिर ये में ये जा रहा है. तो पता नहीं अभी वो सिलेबस में है नहीं है, पता नहीं. पर पेपर पे स्टार्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग इज़, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अ, जो तुम लिखते हो वो दिमाग में ज़्यादा जाता है हाथ से जो लिखते हो, क्योंकि टाइपिंग वगैरह तो सब ठीक है, बट जितना तुम हाथ से लिखते हो वो वो ज़्यादा ध्यान में रखता है, ऐसा मुझे लगता है. और मैं वो फॉलो करता हूँ यूजुअली, क्योंकि जब भी मैं कोई नया चीज़ स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे मान लो कि मुझे कोई नया कुछ डिज़ाइन करना है, तो मैं फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करता हूँ. मैं ऐसा मतलब फिर उसके बाद में जाऊँगा कि हाँ भाई फैंसी करना है, हाँ चलो माइरन खोलते हैं और फिर उसमें डालते हैं. तो वो अगला स्टेज पे आता है, तो मैं हमेशा पेपर से ही स्टार्ट करता हूँ, जो भी करता हूँ, अगर नया चीज़ कुछ स्टार्ट करना है. और इवन मैंने रिसेंटली थोड़ा इस पे भी किया था, पाइथन का थोड़ा रिवीजन करना था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट आईडीई में करते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आया, फिर मैं आई केम बैक टू पेपर, कि हाँ ओके चलो पेपर पे कर लेते, कि हाँ ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है. तो उससे थोड़ा ना वो लॉजिकल फ्लो थोड़ा बिल्ड हो जाता है, कि तुम वो जब देखते हो कि हाँ अभी यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा. अगर तुम आईडी में कर रहे हो तो वो तो क्या सजेशन दे देगा कि हाँ भाई इसको ऐसा नहीं, इसको ये टाइप में डालना है, तो वो चलेगा, विच इज़ फाइन, सेव्स टाइम. बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के टाइम आई थिंक पेपर से स्टार्ट करो. एंड
जो भी है, मतलब जैसे एक एक टॉपिक पकड़ के चलो और वो टॉपिक का अगले टॉपिक से कनेक्शन हो, वैसा टॉपिक पकड़ के चलो, तो फिर एक एक टॉपिक थोड़ा 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 बिल्ड करते जाओगे, फिर उसके बाद यू कैन कम बैक और से कि ओके, अभी मैंने एक टाइप से ये कर लिया, जैसे मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मैंने सिर्फ कैरेक्टर से कर लिया, अब मैं कुछ स्ट्रिंग यूटिल यूज़ करके उसको कर लूँगा, या फिर जब मैं बाद में जाऊँगा तो मैं स्ट्रीम यूज़ करके उसको कर लूँगा। तो जब तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई ओके, ये वाले में मुझे ये करना पड़ रहा था, बट अगर मैं उसको इस तरीके से करूँगा तो उसमें इतना-इतना ज़्यादा एडवांटेज है। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाके करूँगा तो उसमें इतना एडवांटेज है। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, वो प्रोग्रेशन जब तक तुम्हें नहीं दिखता कोडिंग में, तब तक वो माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा कि जैसे मान लो तुम प्रोजेक्ट पे डाल दिया तुमने और उसमें 50 यूटिलिटीज़ लिखी हुई हैं और मान लो कि वो बहुत टाइम ले रहा है। तो जब तक तुमने बेसिक में ये नहीं किया है कि एक चीज़ ये है, फिर अगर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो ऐसे आएगा, थर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन में ऐसे आएगा, तब तक यू कांट इम्प्लीमेंट दैट ऑन अ लार्जर लेवल। तो लार्जर लेवल पे वो नहीं जाता है। तो अगर सीखते टाइम तुम ये प्रोसेस अप्लाई करोगे कि एक सिंपल बेसिक टॉपिक से लेके थोड़ा इंटरमीडिएट, फिर सेम चीज़ को एडवांस में कैसे करेंगे, तो एक ही प्रोग्राम के तुम्हारे पास 3 वर्ज़न बन जाएँगे। कोई भी सिंपल ले लो, जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया, या फिर अ एरे मैनिपुलेशन हो गया, या फिर जेसन मैनिपुलेशन हो गया। ये सारी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इनको मतलब देर आर लाइक 10 वेज टू सॉल्व वन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। पर वो तुम जब प्रोग्रेशन देखोगे खुद से कि ओके, ये तीन तीन अप्रोच है, तो यूजुअली क्या होता है इंटरव्यूज में भी लोग यही पूछते हैं कि ओके, तुमने ये तो कर लिया, बट इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो। तो ये जब तुम प्रैक्टिस करते टाइम कर रहे हो, तो तुम्हें इंटरव्यू में कभी मुश्किल नहीं जाएगा। तो लोग, आई हैव सीन पीपल कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि अगर तुम पूछ लो कि भाई हाँ चलो ठीक है, तुमने ये बना लिया, आउटपुट आ रहा है जो मुझे चाहिए, अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लो, जे जो तुमने 4 फॉर लूप लगा उसको 2 फॉर लूप में कर लो। पर लोगों से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस एंगल से उन्होंने सोचा नहीं होता है कभी। लोग सोचते हैं कि हाँ भाई चलो इंटरव्यू है तो थोड़ा रॉ में कर लेंगे तो भी चलेगा, और फिर बाद में कर लेंगे। तो मतलब द वे आई टेक इंटरव्यूज, उसमें ये ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि तुम्हारी सोच वहाँ तक है कि नहीं है। अगर वो सोच नहीं है तो फिर तुम जैसे मान लो अभी ये 20 लाइन का प्रोग्राम है, अगर तुम 20 लाइन के प्रोग्राम पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, तो तुम 200 क्लास वाले फ्रेमवर्क पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। क्योंकि वो माइंडसेट है, इट हैज़ टू कम देयर एंड आई एम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत मुझे आंसर चाहिए उधर, एटलीस्ट यू ट्राई। तो वो ट्राई होना चाहिए कि ओके चलो ये 20 लाइन का कोड है, तो मैं इधर वेरिएबल हटा के ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो चलो मैंने 4 लाइन हटा दिए। एटलीस्ट उतना चाहिए कि हाँ, कि तुम्हारी सोच बिल्ड होनी चाहिए। तो वो सोच बिल्ड होती है कि तुम जब स्टार्टिंग से उस बारे में वैसे सोचोगे, तब वो सोच में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए व्हेन यू स्टार्ट, तो स्टार्टिंग बेसिक में ही एक प्रोग्राम के 3 टाइप के सॉल्यूशन हमेशा होने चाहिए, कि ये बेसिक वे ऑफ वेरी क्रूड वे ऑफ सॉल्विंग इट, एंड देन उसके बाद थोड़ा एडवांस्ड वे, एंड देन लाइक मोस्ट एडवांस्ड व्हाटएवर अभी जावा 21 में जो है उससे मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो सीखते टाइम भी वो थोड़ा सा इनकलकेट करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ओके, ये आ सकता है। तो गुनेश, अभी आपने इंटरव्यू के बारे में ही बात की, तो आप ये बता सकते हो हमको कोडिंग में क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? देखो अभी कैसे होता है कि हर एक कंपनी का मोटिव अलग होता है, या फिर हर एक कंपनी का यूज़ केस अलग होता है। अ, हर एक कंपनी का डोमेन अलग है। पर एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, या फिर एज अ टेस्टिंग इंडिविजुअल विल फोकस ऑन ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के लिए जितना मुझे लगता है कि एक तो तुम्हें बेसिक फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, मतलब बेसिक लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए, कौन सी यूज़ करते हैं। भले तुम रेज्यूमे में 40 ही लिखो लाइब्रेरीज, बट तुम्हें जो बेसिक वाली पता है वो पता होनी चाहिए। तीन तीन तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि टेस्ट एनजी होता है, सेलेनियम होता है, और ये होता है। अगर तुम जावा से काम कर रहे हो तो टेस्ट एनजी, सेलेनियम, रेस्ट एश्योर्ड, ये तो हर जगह यूज़ होता है। अगर
तुम बाकी टाइप स्क्रिप्ट में काम करो तो प्ले राइट होता है, और फिर बाकी जावास्क्रिप्ट वाली लाइब्रेरीज जो तुम यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे तुम जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, इट डजेंट मैटर कि अगर तुम्हें वो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अगर उनको वेब ऑटोमेशन में प्ले राइट चाहिए बट तुमने सेलेनियम किया हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते या फिर रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार यार रेज्यूमे में नहीं है, इसको नहीं लेते हैं ये वो। बट कुछ कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, प्ले राइट किया है 2 साल तो सेलेनियम सीख लेगा, ऐसा भी होता है। तो टूल इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट तुम किसी भी टूल में डाल के तुम कर सकते हो, तो वो कभी इशू नहीं आएगा अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो इसलिए तो अगर तुम्हें ऑटोमेशन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो पहले तो वही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर तुम यूआई टेस्टिंग ऑटोमेशन बोल रहे हो तो क्या करते हैं उसमें या क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक। सेकेंड थिंग इज़ कि सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग, लाइक एपीआई ऑटोमेशन में भी बेसिक पता होना चाहिए, डेटाबेस टेस्टिंग में बेसिक पता होना चाहिए। आजकल असिंक कंपोनेंट्स काफ़ी रहते हैं फ्रेमवर्क्स या फिर ओवरऑल आर्किटेक्चर में, तो काफका हो गया, रैबिट हो गया, उसको कैसे टेस्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अगर वो कंपनी यूज़ करी और उन्होंने लिखा है तो। अम, फिर क्लाउड तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब एडब्ल्यूएस और जीसीपी या फिर अज्योर जो भी है। और एंड इट डजेंट मैटर कि तुम कौन से पे काम कर रहे हो, तुम्हें क्लाउड का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफरिंग सबके पास सेम है, सब लोग सेम ऑफर कर रहे हैं, बस उसका नाम अलग अलग होता है। कि अभी एडब्ल्यूएस में डायनामो डीबी हो गया, वही सेम अज्योर में कुछ अलग नाम से होगा। एडब्ल्यूएस का एस3 है, वो अज्योर में आई थिंक फाइल्स नाम से है वो, या जीसीपी में उसको कुछ और बोलते होंगे। तो बस नाम अलग अलग होंगे बट वो कंसेप्ट सेम रहता है हमेशा। तो ऑफरिंग अगर इफ़ दे आर कॉम्पिटिटर तो उनको सेम ऑफरिंग तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग आएंगे नहीं उनके पास। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस क्लाउड में कि भाई ओके ये कंपोनेंट है तो ये करता है और इसका ये यूज़ है और इसका एप्लीकेशन में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लाउड का हो गया। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि जावा में तुम्हें जो यूज़ केस को ट्रांसलेट करना है ऑटोमेशन में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ऑटोमेशन तुम कर रहे हो। जैसे यूआई में देर इज़ अ स्पेसिफिक थिंग कि यूआई का फ्लो है, उसे ही तुम्हें हर बार ट्रांसलेट करना है। अब वो तुम एक क्लास में करो या फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना के एकदम हाई फंडो फ्रेमवर्क बना के उसमें करो, या फिर एकदम मतलब नो कोड वाले में करो, डजेंट मैटर। द कोर कॉन्सेप्ट इज द सेम। कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये यूआई का मेरा फ्लो है, ये इंटरैक्शन है, वो मुझे यहाँ से यहाँ पे करने हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड एक बार वो जाएगा, फिर उसके बाद जो अंडरलाइंग लैंग्वेज है, डजेंट मैटर कि तुम्हें कौन सा एक्सपीरियंस है और उनको क्या चाहिए, उस लैंग्वेज के बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे जावा में कर रहे हो तो कलेक्शंस वगैरह पता होना चाहिए। पाइथन पाइथन में भी सेम है, पाइथन में भी तुम्हें बाकी एरेज उसका मैनिपुलेशन वो सब पता होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ यूज केस कन्वर्जन तुम्हें पता होने चाहिए। तो एक तो लैंग्वेज का बेसिक हो गया, ऑटोमेशन का जो कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं उसका बेसिक हो गया। एंड जो अगर तुम मान लो कि तुम्हें डोमेन का एक्सपीरियंस है, उस डोमेन का जिस डोमेन में वो लोग मांग रहे हैं, तो वो डोमेन का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे बैंकिंग हो गया तो बैंकिंग में पता होना चाहिए कि भाई ओके, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो बैंकिंग में ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग पूछते हैं डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्योंकि कुछ कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि आगे जाके क्लाइंट भी इंटरव्यू लेगा तो उसको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, ये सब। तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे, बट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर इंटरव्यू में जाना है। तो बेसिक बेसिक गोज डाउन टू कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तुम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो या फिर कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट अगर तुम कन्वर्ट कर पाए, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, वो दैट विल गेट हाईलाइटेड एनीवेज। कुरेश, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि डीएसए इतना जरूरी नहीं होता ऑटोमेशन टेस्टर के लिए कंपेयर टू डेवलपर्स। तो आपको क्या लगता है, नॉर्मली डीएसए भी प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यूज के लिए कि डीएसए की जरूरत नहीं है? मतलब मुझे लगता है कि डीएससी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी काफ़ी लोग इसे
काफ़ी डिसएग्री करते हैं, वो मुझे पता है कि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं डीएसएफ तो पूछना चाहिए, अरे क्यू में ये कैसे आता है, ये लिस्ट में कैसे जाता है, ये इधर से उधर कैसे जाता है, फिर इसको एरे में करो या फिर बाइनरी सॉर्ट करो, ये बबल सॉर्ट करो। वो वो मतलब कुछ लोग गालियां देंगे मुझे, पर वो टॉप 50 वाला क्वेश्चन वाला जो सेट होता है ना, उससे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। वो मुझे नहीं जचता है, मैं नहीं करता हूँ उसको। वो टॉप 50 टॉप 100 वो कभी नहीं पूछता मैं। मतलब आज आज तक जिसने भी मेरा इंटरव्यू अटेंड, मतलब जिसको भी मैंने इंटरव्यू किया है ना, उस किसी से भी जाके पूछ, वो टॉप 50 टॉप 100 वाले में से मैं एक भी सवाल नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता, नहीं चाहिए मुझे वो। तो वो कभी कभी भी रेफर नहीं करता मैं, क्योंकि सी वो बंदा कर लेगा क्यू और लिस्ट का जो तुमने बोला है, उसका एक्चुअल फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन है क्या? वो ऐसा है कि हम लोग स्कूल में ऐसा मैथ्स वैथ्स वो सब सीखते हैं, तो वो अभी कहीं यूज हो रहा है क्या? हम लोग कर रहे हैं क्या वो कभी यूज, जो जो भी तुमने सीखा था अभी? मान लो तुमने इंजीनियरिंग में M2 M3 में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, वो अभी कोई यूज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है कोई यूज। किसी को यूज आ रहे हैं क्या? हैंडफुल लोग होंगे, कि मान लो 0.5% बंदे हैं जिनको उसका सही में यूज है, कि मान लो वो बंदा पीएचडी कर रहा है मैथमेटिक्स में, उसको यूज है, हमको कोई यूज नहीं है उस चीज का। तो ये डीएसए वाले क्वेश्चन का भी सेम लगता है मुझे, कि इंटरव्यू में तुम पूछ लो डीएसए वाले क्वेश्चन, हाँ चलो उसने कर लिया, बट वो बंदा टीम में आके अगर यूआई को ऑटोमेट नहीं कर पाएगा तो उसके डीएसए का क्या फायदा? तो इसलिए इसलिए मुझे नहीं लगता, मतलब कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से केस में तुम्हें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, पर तुम्हें उसको कोड नहीं करना है ना। जावा में ऑलरेडी तुम्हें कलेक्शंस दिए हुए हैं, जावा में ऑलरेडी तुम्हें क्लासेस दिए हुए हैं कि भाई ओके तुम्हें क्यू यूज करना है ना, ये क्यू यूज करो, तुम्हें प्रायोरिटी क्यू यूज करना है, ये प्रायोरिटी यूज करो, तुम्हें ट्री करना है, ये लो ट्री मैप, तुम्हें कुछ स्टोर करना है टेबल की जैसे, ये लो हैश मैप। तो मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो वो बंदा बैठ के जावा में क्यों बनाएगा उसको? मतलब एकदम, मतलब ऐसे वो छन्नी हथौड़ी लेके नहीं बैठते चक्का बनाने, वैसा हो गया वो। करेक्ट। नहीं चाहिए, नहीं करना है। इसलिए इसलिए मैं नहीं पूछता, मतलब मुझे एक्चुअली चिढ़ है वो टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन से, वो नहीं बैठता मेरे में। क्योंकि और जो लोग वो लोग करके आज आते हैं ना, वो हमेशा फेल होते हैं मेरे वाले इंटरव्यू। क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई ये पूछेगा कि हाँ चलो ये लिस्ट में कैसे डालना है, तो मैं उसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पूछ लेता हूँ कि भाई ओके हाँ ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बता, ये प्रॉपर मेन में लिख, उसको टेस्ट एनजी का क्लास बना दो, फिर उसके बाद वो कोई नहीं कर पाता है, मतलब शॉकिंगली, मतलब हाँ, मतलब ठीक है, मान लो कि तुमने आईडी खोल दिया, वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा हुआ है, और तुमने उसमें कोड लिख दिया, ठीक है वो कोड चल भी रहा है, मान ले चल। अब मैंने उसको पूछा कि भाई इसको तू टेस्ट एनजी में कन्वर्ट कर ले, और कुछ भी यूज मत कर, मेवन यूज मत कर, ग्रेडल यूज मत कर, बस टेस्ट एनजी में कन्वर्ट करके दिखा और चला के दिखा। नहीं कर पाते लोग, क्योंकि लोगों को हमेशा मेवन में ग्रेडल का रेफरेंस, सॉरी मेवन में टेस्ट एनजी का रेफरेंस डालो, फिर उसका एनोटेशन डालो, यही सिखाया हुआ है। कोई किसी को, मतलब वेरी हैंडफुल पीपल नो कि अरे यार मैं तो टेस्ट एनजी का जार डाउनलोड करके उसको रेफरेंस में डाल के भी तो उसको यूज कर सकता हूँ, मेरे को मेवन क्यों चाहिए? ऐसा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि लोगों को ट्रेडिशनली वही सिखाया गया है कि भाई तुम मेवन करो, उसमें ये रेफरेंस डालो, ये वर्जन डालो, वो जार आ जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी मच क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि अगर तुम्हें CI/CD में डालना है कोड या फिर कहीं और डालना है तो कुछ एक बिल्ट टूल होना चाहिए। पर मान लो तुम्हारे पास नहीं है बिल्ट टूल, तो तुम कैसे करोगे? वो भी तो लोगों को पता होना चाहिए। तो वो भी लोगों को नहीं पता होता है, मतलब इन दी एंड मेवन क्या कर रहा है? मेवन वही कर रहा है, वो जार लेके आ रहा है तुम्हारे क्लास पाथ पे डाल रहा है और तुम उसको एक्सेस कर रहे हो। वही सेम चीज तुम्हें बस मैन्युअली करनी है, कि टेस्ट एनजी का जार उठा के लेके आओ, उसको क्लास पाथ में डालो और उसको रेफरेंस करो, बस काम खत्म है। पर लोगों से नहीं होता है वो, मतलब आज तक मैंने सिर्फ 3 या 4 लोगों को देखा है जिनको ये हुआ था, बाकी किसी से नहीं हुआ ये, विच इज सैड टू बी वेरी फ्रैंक। पर ये नहीं, मतलब वो सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी लोगों की, क्योंकि
लोग इंटरव्यू सोचते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए या फिर ऐसे ही आएगा, तो नहीं होता है वैसे। मतलब तुम मेरे टीम वालों को भी पूछो कि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा सोच के तरीके पे होता है। तुम कैसे सोचते हो? अगर तुम्हें एक नया फीचर आता है प्रोडक्ट में, अगर तुम्हें ऑटोमेट करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ तुम पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाओ कि तुम इसको कैसे डालोगे फ्रेमवर्क में, उसके बाद कोड को हाथ लगाना। जब वो अप्रूव होगा डॉक्यूमेंट, तब कोड को हाथ लगाना। अभी बिल्कुल कोड को हाथ नहीं लगाना। पहले तुम मुझे फ्लो चार्ट बना के दिखाओ और क्लास पाथ, क्लास डायग्राम बना के दिखाओ कि ये कैसे जाएगा, उसके बाद तुम कोड करना, उसके पहले कोड नहीं करना। तो हमारा वो रिव्यू और वो सब चलते रहता है। तो लोग गाली भी देते हैं मेरे को कि ये बहुत डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, पर वो ज़रूरी है। मतलब तुम पहले कोड करने बैठोगे, फिर वो फीचर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, फिर तुम आके बोलोगे अरे यार ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, मैंने तो ऐसे किया था वैसे किया था। तो मैं उसको फिर स्क्वायर ज़ीरो पे ही लेके आऊँगा कि तुमने ये सोचा था क्या डिज़ाइन में? तो ऑब्वियसली वो नहीं सोचा था डिज़ाइन में। तो वो अगर बैठ के सोचते डिज़ाइन के बारे में, तो वो पता लगता कि भाई ओके हाँ, नहीं-नहीं ये भी केस है, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इसलिए दैट वो जो पूरा सोचने का तरीका है, वो जो सोचने का टाइम है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ठीक है, तुम मान लो 4 घंटे डाल रहे हो उसमें, पर तुम्हारे आगे के 20 घंटे बच रहे हो उसकी वजह से। ये ये नहीं सोचता है कोई कि वो लोगों को लगता है अरे यार 4 घंटे तो हम लोग बस वो डायग्राम ही बना रहे थे, या फिर ये इसकी इसी एक फीचर के बारे में सोच रहे थे, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं इस हफ्ते में। तो जब वो फीचर एक्सटेंड होगा, उसका जब थोड़ा और एडवांस्ड वर्जन बनेगा, तब तुम्हारा डिज़ाइन ही काम आएगा। तुम्हारा कोड एक्सटेंसिबल डिज़ाइन की वजह से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुनेश, आपने ऑलरेडी बताया कि बहुत लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही। हाँ, ओके। अ, मतलब मैं उनको मिस्टेक्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि अ, वो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एक्सपोज़र है। मतलब लोगों को उतना एक्सपोज़र नहीं है उस चीज़ के बारे में कि इसको या फिर इंटरव्यू प्रोसेस का लोगों को एक्सपोज़र नहीं होता है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि लोगों को पता है कि टॉप 50 और टॉप 100 इतना ही होता है इंटरव्यू में। तो इसकी वजह से भी लोग, काफ़ी लोग ये होता है, रिजेक्ट होता है। मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? इन 2017 आई थिंक या 2016, मैं व्हाइटफ़ील्ड में वो फिडेलिटी है ना, वहाँ पे गया था इंटरव्यू देने, ठीक है? यूएफटी, वो बंदे ने मेरे को पौने 2 घंटा यूएफटी पे जितना हो सकता है सब पूछा। मैंने सबका आंसर दिया, सबका, अच्छा। एकदम सबका आंसर दिया मैंने उसको। एंड फिर बाद में वो एचआर आके बोलती है नहीं आपका नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों? बोलते नहीं वो सर बोल रहे कि नहीं हुआ करके। मैंने बोला बट रीज़न तो बताओ, तुम पौने 2 घंटे में तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, तुमने मुझे सब पूछ लिया यूएफटी का, मैंने सब बता दिया, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि नहीं, नहीं वी डोंट हैव दैट पॉलिसी, वी कांट टेल यू ऐसा-वैसा। मैंने बोला ठीक है। मतलब सोचो, अगर मतलब ऐसा भी नहीं था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सारे क्वेश्चन का सारा आंसर दिया था। वो उसने तो मेरे को फ्रेमवर्क का पूरा फाड़ डाला था, वो फ्रेमवर्क भी बोल दिया था मैंने उसको पूरा। बट फिर भी नहीं हुआ। एंड वो मुझे अभी तक क्यों याद है, क्योंकि उसने मुझे रीज़न नहीं दिया था कि तुम फेल क्यों है। मतलब ठीक है, लोग बोलते हैं कि यार तुम फीडबैक नहीं ले सकते, या फिर एचआर पॉलिसी है फीडबैक नहीं देना चाहिए। पर वो मैं आधे घंटे के लिए या फिर पौने घंटे के इंटरव्यू के लिए मैं इस पे एक्सपेक्ट भी नहीं करता ना। एक एक तो मैं उस टाइम पौने 2 घंटे ट्रैवल करके आया था, पौने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया, मेरे को पौने 2 घंटे वापस जाना है, और ये बंदी बोल रही है कि तुम सिलेक्ट नहीं हुए और हम रीज़न नहीं बता सकते। यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं पूरा दिन तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए एक्चुअली इन्वेस्ट किया हूँ, तो थोड़ा तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। एनीवेज़, क कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, तो पहला मिस्टेक मुझे वही लगता है कि लोग सिर्फ़ टॉप 50 और टॉप 100
इसी में उलझ जाते हैं बहुत बार, और फिर उस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे, फिर उसी में से आंसर देंगे, बस काम खत्म है। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक पीपल मिस्टेक, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं है इंटरव्यू लेवल, इंटरव्यू प्रोसेस का। सेकंड चीज़ इज कि दूसरी बात ऐसी है कि लोग बातें नहीं करते दूसरे लोगों से, जितना मैंने देखा है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लिंक्डइन पे कनेक्ट करो और उसको पूछो कि तुम क्या सवाल पूछते हो इंटरव्यू में ऐसा नहीं। तुम, ठीक है, तुम, अभी कम्युनिटीज है, काफ़ी कम्युनिटीज है, तो और बहुत सारी अच्छी कम्युनिटीज है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तुम्हें, या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, उनको पढ़ो पहले, जो लोगों ने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिखे हैं। या फिर किसी ने पूछा कि भाई ओके, ये टाइप की कंपनीज में क्या क्या सवाल पूछते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे रखे हैं इन चीज़ों के। तो ट्राई टू फाइंड द थ्रेड, और वो थ्रेड को जाके पढ़ो पहले, कि ये वाले टाइप ऑफ कंपनीज में क्या सवाल पूछते हैं। या फिर सिर्फ अगर तुम जेनेरिक सर्च मारोगे कि हाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टॉप 50 क्वेश्चन दे दो, या फिर काफका के टॉप 50 क्वेश्चन दे दो, जस्ट बिकॉज कि रिक्वायरमेंट में लिखा है कि वो लोग काफका यूज़ करते हैं, वैसे नहीं होता है। क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस जितना, मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू प्रोसेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर जो उस कंपनी में है। तो अगर उस कंपनी में, जैसे अभी स्टार्टअप हो गया या फिर प्रोडक्ट बेस हो गया, उनका कल्चर अलग है, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग है, तो वो अगर इंटरव्यू लेंगे तो तुम्हें अलग तरीके के ही सवाल पूछेंगे। वो सर्विस बेस में जो पूछते हैं वो वाले सवाल तुमको आके नहीं पूछेंगे। उनके चैलेंजेस अलग हैं, सर्विस बेस के चैलेंजेस अलग हैं। सर्विस बेस में नॉट नेसेसरीली तुम्हें वो सारी चीज़ें चाहिए होगी जो प्रोडक्ट में चाहिए। तो फर्स्ट इज कि अंडरस्टैंड कि तुम, इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन से टाइप के जॉब में जाना है, या फिर तुम्हें कौन से टाइप के जॉब में अच्छा लगेगा। अगर तुम मान लो 2 साल 3 साल काम कर चुके हो, बाय नाउ यू नो कि तुम्हें कौन से टाइप का काम अच्छा लगता है। जैसे तुम रोज अगर घिसा पिटा काम कर रहे हो और तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तो डिसाइड कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने बाद कुछ अलग अलग करने को मिले। तो फॉर दूसरी चीज़ ये है कि पहले, सॉरी, तीसरी चीज़ ये है कि पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से टाइप के जॉब में अच्छा लगता है और तुम्हें कौन से टाइप की जॉब में जाना है। उसके बाद आता है कि ये वाली जॉब कौन ऑफर करता है। फिर वो वाली जॉब जो ऑफर करते हैं बस उनको अप्लाई करो। कि मैंने लोगों से सुना है, अरे यार मैंने तो 200 एप्लीकेशन किए, मेरे को एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। मैंने बोला भाई तुझे करना क्या है वो डिसाइड करना पहले। तुझे कहाँ जाना है, कौन से इसमें जाना है वो तो डिसाइड कर। मतलब बस लिंक्डइन पे आ गया लिस्ट 200 जॉब का तो मैंने अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। पहले तुम्हें कौन से जॉब में जाना है वो डिसाइड करो। जैसे जब मैं स्विच कर रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे प्रोडक्ट बेस में ही जाना है, और ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिले, और जो मैं अभी कमा रहा हूँ उससे काफ़ी अच्छा पैकेज मिले। तो इसलिए मैं ऐसे स्टार्टअप को कभी अप्लाई नहीं किया जहाँ पे 10 लोग हैं, 12 लोग हैं। मैंने हमेशा ऐसे स्टार्टअप के अप्लाई किया जहाँ पे एटलीस्ट 100 लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ उतना कॉम्पनसेशन मेरे को दे सके, और उनके पास ऐसा प्रोजेक्ट का पाइपलाइन हो एटलीस्ट। जैसे मान लो अभी 12 12 14 20 लोग वाली जो स्टार्टअप होती है, वो दे आर स्टिल इन प्रूविंग फेज। उनका प्रोडक्ट फिट पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उनको मार्केट से वैल्यूएशन मिला है, नहीं मिला है, या फिर एंजल इन्वेस्टर और उनके क्या टर्म्स है, वो सब इतनी चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती है। तो एटलीस्ट जिसमें 80 90 100 लोग हैं, उनका एटलीस्ट पाथ अभी फिक्स है, उनको पाइपलाइन में काम है, इसलिए वो लोग इतने लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए खुद को पहले डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या, कौन से टाइप की कंपनी में जाना है, और कौन से टाइप की कंपनी वो वाली जॉब ऑफर करेगी जो मुझे चाहिए। तो ऐसा ऐसे जब डिसाइड करोगे ना, तब एक्चुअली पता लगेगा कि फिर तुम वो एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो पोजीशंस को, कि ओके ये वाले में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ये वाले में मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई ओके, ये वाले में मुझे चांस है।
और ये वाले में मुझे अच्छा लगेगा मे बी। और वो जो कम्युनिटी वाला पॉइंट मैंने बोला, वो पॉइंट और ये पॉइंट बहुत रिलेटेड, क्योंकि जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें इस टाइप की कंपनी में जाना है, तब तुम कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हो कि ओके, इस टाइप की कंपनी में कोई काम करता है क्या, किसी का एक्सपीरियंस है या फिर किसी ने इंटरव्यू दिया है क्या ऐसी कंपनी में। तो वो लोग आके तुम्हें बताएंगे कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है या फिर उनको क्या एक्सपेक्टेशन है। जब इतना ग्राउंड वर्क हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं टू क्रैक दैट इंटरव्यू। तुम मतलब ये थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डेट जैसा ब्लाइंड डेट जैसा है कि तुमने 200 एप्लीकेशन किए और तुम्हें पता नहीं कौन-सी लड़की हाँ बोलेगी। ऐसा नहीं होता है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन-सी टाइप की लड़की चाहिए, तभी जाके तुम वो हो सकता है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। तो वो सेम चीज़ है, मतलब जॉब और वो सेम है, मतलब इसलिए वो पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन-सी जॉब में अच्छा लगेगा, वो तो पहले पता कर लो, उसके बाद डिसाइड करो कि कहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो रेशो या परसेंटेज का क्या बोलते हैं, गणित नहीं है। वो एक्चुअली इफेक्टिवनेस का गणित है कि तुम अगर मान लो 100 तुम्हारे फिल्टर में दिख रहे हैं, पर उनमें से सिर्फ 50 ऐसे जॉब्स हैं जो तुम्हें एक्चुअली सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द करंट डेटा कि वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो तो अगर 50 में से 5 कॉल आए और 200 में से 5 कॉल आए, ऑब्वियसली तुम्हारा परसेंटेज ऑफ हिट रेशियो ज़्यादा है ना। तो इसलिए वो ग्राउंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ग्राउंड वर्क, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वो भी एक मिस्टेक है कि तुम पहले खुद डिसाइड नहीं कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद वो लक्ष्य में ऋतिक रोशन को नहीं बोलता है वो बोमन ईरानी की, क्या क्या करने वाले हो। तो वो उधर का दूसरा वाला डायलॉग चिपका देता है कि मैं भले घास काटने वाला बनूं, पर अच्छा घास काटने वाला बनूं तो कोई मतलब है। तो यही है ना कि तुम तुम पहले डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, फिर उसके बाद पता लगेगा कि हाँ भाई ओके, हाँ ये मुझे करना है। तो ये चीज़ है, आई थिंक ये ये 2-3 चीज़ें हैं जो लोग मिस करते हैं काफ़ी। और आई थिंक ये तो इंटरव्यू मिलने के पहले की बात है। इंटरव्यू में भी लोग कभी-कभी अम, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फॉर फॉर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, या फिर जो काम उन्होंने किया है उसके बारे में। तो हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट? और हर एक के चैलेंजेस अलग हैं। तो जो तुमने तो मान लो, अगर 2 लोग हैं, उन दोनों को सेम चैलेंजेस हैं, वो दोनों अलग-अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो इट डज़न्ट मीन कि जैसे तुमने सॉल्व किया वो एकदम मस्त बढ़िया तरीका है। ऐसा नहीं हो सकता हर बार। तो लोग आके बोस्ट करते हैं इंटरव्यू में कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो ये फ्रेमवर्क का ये किया है, वो किया है, ये किया है। तो फिर वो मतलब यू आर गिविंग अ रॉन्ग इम्प्रेशन टू पीपल। तो वो तुम्हारा जो इंटरव्यू का एक इम्प्रेशन है वो खराब हो जाता है कि मान लो उन्होंने तुम्हें ले लिया, तुमने यहाँ पे भी वो सब करवा दिया, फिर तुम आगे जाके वही बोलोगे, मतलब वो बोस्ट वाला जो फैक्टर है ना, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बी मतलब थोड़ा ज़मीन पे रह के बात करो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थोड़े बहुत ये हो जाते हैं, जैसे अभी कभी-कभी मैं जो इंटरव्यूज़ लेता हूँ, जैसे 9, 10, 11 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, तो उनमें मैंने ये काफ़ी देखा है कि कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, और इसलिए मुझे सब कुछ आता है। तो वो वाला नहीं लगता है। और ऐसे ऐसे वाले में मुझे लगता है कि अम मतलब तुमने एक कंपनी, मतलब एक डोमेन की एक कंपनी के एक टीम के एक फंक्शन के लिए ये किया है, तो थोड़ा वाइड सोचो कि समंदर कितना बड़ा है और लोगों ने क्या क्या किया होगा। और ये उनकी गलती नहीं है, अगेन ये लैक ऑफ एक्सपोजर है कि लोग दूसरों से कनेक्ट नहीं करते समझने के लिए कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, या फिर लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं करते हैं, लोग वेबिनार्स अटेंड नहीं करते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, या फिर एक पर्टिकुलर चैलेंज को उन्होंने कैसे अप्रोच किया है। तो ये जब तुम मतलब सुनना चालू करोगे, देखना चालू करोगे, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स अभी आता है क्योंकि अभी अगर तुम जेन एआई का जाके देखोगे कहीं पे भी, तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब
कभी कभी तो मुझे लगता है यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मतलब मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, तो इसलिए वो स्पेशल 26 में वो नहीं बोलते वो दोनों जो रहते हैं, जिमी शेरगिल और वो आके बोलते हैं कि असली काम तो ये कर रहे हैं, हम तो बस अपनी वो वो वैसा वाला सीन मुझे हर बार याद आता है फिर, कि वो जाके बोलते हैं अरे यार असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। तो वो कभी कभी तुम्हें जमीन पे ले आता है, मतलब इसलिए एटलीस्ट उसके लिए तो तुम्हें कॉन्फ्रेंसेस और टॉक्स अटेंड करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता और उससे सीख भी सकते हैं ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी सीख लेते हैं। आपका है। हाँ आगे और नई कंपनी में चांसेस बढ़ जाएगा ना, अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो। हाँ। और वो जो सीख सीख की बात जो तुमने कही ना, वो काफी काफी इम्पोर्टेंट भी है और काफी सच्ची भी है, क्योंकि अगर जैसे तुम, मतलब मुझे कभी कभी ऐसे होता है कि मैं ऐसे रैंडम कोई वेबिनार में जाना चाहता हूँ, जैसे सप्लाई चेन का प्रोसेस इंप्रूवमेंट का वेबिनार, तो मैं कभी कभी ऐसे रैंडमली चला जाता हूँ मेरे को ऐसा, वो मेरा ये नहीं है कि अरे मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, तो वैसा वाला मुझे नहीं होता है कभी। तो क्यों और तुम मेरा अगर लिंक्डइन फॉलोइंग देखोगे ना, मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वालों को फॉलो करता हूँ या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर वालों को फॉलो करता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन वालों को भी फॉलो करता हूँ। मैं सप्लाई चेन वालों को भी फॉलो कर, ये सप्लाई चेन वाला उसी से आता है। एआई वालों को ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ। कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उनको भी फॉलो करता हूँ। कुछ एजुकेटर्स हैं उनको भी फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब मेरे मेरे इसमें से बहुत वैरायटी है फॉलो फॉलो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि आइडिया कहाँ से आएगा। अगर तुम एक ही इसमें माइंड लगा के बैठे हो, तो मे बी उस फील्ड की सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यू हैव टू बी इन टच विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और इवन पॉडकास्ट वगैरह सुनने में भी मैं, मतलब कोई भी पॉडकास्ट सुन लें तो, और मूवीज में भी मेरा ऐसा ही है, मतलब मेरे दोस्तों ने तो मेरी इतनी गालियां दी हुई है मेरे को कि ये कोई भी मूवी देख लेता है जाके। मतलब उस दिन हम लोग मुंबई में गए थे मेरे एक दोस्त के पास, और सुबह हमको कहीं जाना था, अ, और टीवी पे आगाज आ रही थी, तो हम लोग आगाज देख रहे थे उसे मतलब वो सुनील शेट्टी वाली आगाज। तो 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 फिर आधे घंटे बाद इन लोग को ऐसे हो गया कि हम लोग ये क्यों देख रहे हैं। तो फिर किसी ने बोला अरे यार इसने लगाई है इसलिए देख रहे हैं हम लोग, अभी जाना भी है ना तो इसलिए। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, टाइम ही तो पास करना है, तो देख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा हंस लो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो है कि इट्स नॉट बाउंड टू वन एस्पेक्ट। तो जितना वैरायटी में सोचोगे ना, उतना वो ज़्यादा तुम्हारे पास आता है। um, तो वो होना चाहिए एक्चुअली, और समटाइम्स मुझे लगता है वो बहुत कम लोग करते हैं, कि तुम रैंडमली किसी किसी भी और टॉपिक पे चले जाओ और किसी और टॉपिक को पढ़ लो। ऐसा लोग नहीं करते हैं मोस्टली, जितना मैंने देखा है ना। इवन हमारे इसमें भी जितने लोगों को मैं बोलता हूँ कि अरे यार ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, जाके जाओ यहाँ देखो, उसमें से सिर्फ एक बंदा जाके करेगा। मतलब मैं 10 लोगों को बोलता हूँ, वो सिर्फ एक बंदा जाके करेगा कि हाँ ओके, नहीं मेरे को, हाँ ठीक है, तुमने बोला ना तो मैं 2-3 सेशन तो अटेंड करके आऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, एटलीस्ट उतना तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई चलो एटलीस्ट इसने कुछ नया देखा तो आज। करेक्ट। और अभी गुनेश आपने वैरायटी की बात की, करेक्ट, तो आप ये बता सकते हो कि एक ऑटोमेशन टेस्टर के लिए क्या क्या करियर पाथ होते हैं? ओके, आई थिंक ऑटोमेशन टेस्टर के लिए डिपेंड करता है, जैसे वैसे तो 3 डिफरेंट पाथ मुझे अभी दिख रहे हैं कि अ, एक एक बात है जो लाइक हार्डकोर ऑटोमेशन टेस्टर, मतलब तुम्हें सिर्फ टेक्निकली रहना है और हमेशा कोडिंग पे हैंड्स ऑन चाहिए, भले वो 10% हो तुम्हारे काम के, पर अगर तुम्हें 10% भी हैंड्स ऑन रहना है हमेशा के लिए, तो आर्किटेक्ट काइंड ऑफ लाइन इज फॉर यू। और उसमें सी और कैसा है, इन सारे रोल्स के लिए रिक्वायरमेंट जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे, तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन
ये दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हें किसी भी इंसान से जाके बात करनी है, तो उतना पहले तो तुम में क्या बोलते हैं, उतना करेज होना चाहिए कि तुम जाके किसी से भी बात कर सको। सेकंड चीज़ इसकी, तुम्हें उसके साथ कोलैबोरेट करके वो काम कंप्लीट करना है, तो वो भी होना चाहिए। तो क्वालिटीज़ पे हम लोग आएंगे, पर पोजीशन वाइज एक तो आर्किटेक्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मैनेजर करके रोल होता है, जिसमें थोड़ा रिलीज मैनेजमेंट भी आता है और थोड़ा फ्रेमवर्क वगैरह भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। और थर्ड वन इज कि वैसे ही इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बने रहो, जो इंडिया में काफ़ी कम होता है कि लोग यूजुअली नहीं नहीं रहते हैं। और मैंने मतलब मैं यूके में था तब मैंने काफ़ी लोग देखे जो 40-40 साल से सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, बस कोड कर रहे हैं, बस कोड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे ऐसे केसेस बहुत कम है इंडिया में। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो अपना अपना नज़रिया है, पर उसके लिए जैसे ये तीन हो सकते हैं कि तुम बस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बने रहो, या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर मतलब ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाओ, या फिर टेस्ट आर्किटेक्ट में घुस जाओ, या फिर एकदम कंप्लीट अगर तुम्हें मेक ओवर चाहिए करियर का, तो टेक्निकल कंसल्टिंग करके भी एक रोल होता है। जो जैसे अभी हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टेक्निकल कंसल्टेंट ऐसे लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके कस्टमर का यूज़ केस हमारे प्रोडक्ट में फिट करते हैं। जैसे हमारा अशर का जो प्रोडक्ट है, अशर का प्रोडक्ट इज़ की हम लोग कस्टमर के प्रोसेसेस को फ्लोज में कन्वर्ट करके ऑटोमेट करते हैं। तो उसके लिए यू नीड दैट ट्रांसलेशन लॉजिक, राइट? जो तुमने ऑटोमेशन में ऑलरेडी किया हुआ है, ऑटोमेशन में तुमने वही किया है। ऑटोमेशन में जो प्रोडक्ट सामने दिख रहा है यूआई पे, एपीआई में, डेटाबेस में, उसको तुमने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है। तो यू ऑलरेडी हैव कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कैसे जोड़ा जाए। जैसे अगर यूआई में मुझे एक ये दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, तो उसमें अगर मुझे इनपुट देना है तो मैं क्या क्या करना चाहिए ऑटोमेशन में, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। वही सेम चीज़ तुम्हें बस प्रोडक्ट टर्म्स में ट्रांसलेट करनी है, और उसमें तुम्हें टेक्निकली भी कहीं कहीं कोड लिखना पड़ेगा या फिर कुछ यूटिलिटी लिखनी पड़ेगी, ऐसा ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो टेक्निकल कंसल्टिंग भी एक पार्ट है या फिर एक रोल है जो ऑटोमेशन इंजीनियर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दो चीज़ें हैं कि तुम्हें एक तो कोडिंग का नॉलेज है और तुम्हें टेस्टिंग का नॉलेज है। टेस्टिंग की नॉलेज की वजह से यू नो कि उस पर्टिकुलर फीचर का या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या 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 यूज़ है इन लाइक रियल लाइफ यूज़ केस। और कोडिंग की वजह से तुम अगर वो रियल लाइफ यूज़ केस में नहीं बैठता है तो उसको कैसे बिठाएंगे, वो तुम कोड यूज़ करके कर सकते हो। तो जब कोई कस्टमर एक पर्टिकुलर यूज़ केस लेके आता है, तो यू कैन मैरी बोथ, जो यूज़ केस नॉलेज तुम्हारे पास है और जो कोडिंग नॉलेज तुम्हारे पास है, तो वो दोनों को एक जोड़ के तुम एक अच्छा सॉल्यूशन बना सकते हो। तो टेक्निकल कंसल्टिंग भी ऐसा एक है फील्ड जो ऑटोमेशन इंजीनियर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चार चार पोजीशंस आई थिंक पीपल कैन डू। करेक्ट। गुनेश, आपने भी टेस्ट आर्किटेक्ट के बारे में बात की और आप खुद भी एक टेस्ट आर्किटेक्ट हो, तो आपको क्या लगता है क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक टेस्ट आर्किटेक्ट बनने के लिए? हाँ, मैं तो मतलब एकदम इसे नया नया टेस्ट नया नया टेस्ट आर्किटेक्ट। तो मतलब आई मतलब मैं बता सकता हूँ कि मतलब हमारी टीम ने मुझ में मे बी क्या देखा, ये मैं बता सकता हूँ। वो सब जगह एप्लीकेबल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मे बी मैंने की और उसकी वजह से उनको लगा कि मैं अच्छा टेस्ट आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एक तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम टेस्ट आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हो, तो तुम्हें सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ टेस्ट केस नहीं कोड कर रहे हो, तुम अभी पूरा टेस्ट स्ट्रैटेजी कर रहे हो या फिर पूरा टेस्ट प्लानिंग कर रहे हो। तो वो सारे में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों से बात करके निकालो कि भाई
एक्चुअल यूज़ केस क्या है, उसका कहाँ तक इम्पैक्ट है, वो अगर मैं ये नहीं टेस्ट करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे कैसे जाने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता करनी है, तो तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी, पहली चीज़। और तुम्हें उसमें काफ़ी कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि किसी से भी जाके बात करो। तो मतलब मेरा ऐसा है, मैं किसी से किसी से भी जाके बात कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले वो समझे कि यार ये इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो मतलब एकदम फुद्दू आदमी है, उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मेरा पहले से है। मतलब मतलब मैं टाउन हॉल में भी इतने स्टूपिड क्वेश्चन पूछता हूँ कि लोगों को लगना चाहिए कि यार यार ये अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मेरा तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं तो पूछ ही सकता हूँ। तो अच्छा। मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा बेशर्म हूँ मैं उस मामले में। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरा काम होना चाहिए। अगर मेरा मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं होता, तो मेरा काम नहीं बन रहा है। तो लोग कुछ भी सोचे, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा आंसर मिलना चाहिए। तो वो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, थोड़ा उसमें सेल्फिशनेस भी है और थोड़ा बेशर्मी भी है। तो वो थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अरे यार! लोग सोचेंगे इसको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। मान लो और आगे बढ़ो। ये सॉफ्ट स्किल्स वाली चीज़ें हो गई। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मैंने हमेशा चीज़ों को बेहतर बनाने के एस्पेक्ट से चीज़ों को देखा है कि जैसे जब मैंने अशर में स्टार्ट किया था, तो हमारा मतलब फॉर दैट लेवल, मतलब उस लेवल के लिए जो भी लिखा हुआ था दैट वाज गुड। उस टाइम आई थिंक हमारे कुछ 2200 टेस्ट केस थे जब मैंने ज्वाइन किया था। फ्रेमवर्क अच्छा था, पर उसका इंफ्रा काफ़ी बुरा था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमें काफ़ी टाइम लगता था, वो रिलायबल नहीं था और वो सब चीज़ें। अम, तो इसलिए वो वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा मौका था कि उसको थोड़ा बेहतर बना सके, और वो मौके मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ। एंड आई थिंक वो एक एक क्वालिटी है जो जब तुम आर्किटेक्ट लेवल पे जाओगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए होता है कि सिस्टम में गैप किधर है और वो कैसे फिल किया जा सकता है। अगर वो एंगल से तुम चीज़ों को देखोगे ना, तो सबकी लाइफ इजी हो जाती है। जैसे अभी हमने जब मैंने स्टार्ट किया था, तब से अब का जर्नी इन अ लाइक 2 सेंटेंस थिंग इज़ की तब हमारे 2200 टेस्ट केस थे जो 12 घंटे में रन होते थे जेंकिन्स पे। अब की डेट में हमारे करीब-करीब 7000 टेस्ट केस रन होते हैं सिर्फ सवा 2 घंटे में, और एवरी डे। मतलब ये हर हर दिन की बात है। तो हर दिन, और हमारा पास परसेंटेज 95.6 से ऊपर रहता है हमेशा। अगर वो उसके नीचे चला गया तो वो मतलब हमारा ऐसा रहता है कि 1 महीने का 1 बंदा देखेगा। अगर कुछ भी फ़ेल होता है, तो उसको पास करने की, ट्रेस करने की ज़िम्मेदारी उसकी है। तो वो जाके देखेगा, वो उसको सब करेगा, उसका ज़िम्मेदारी उस महीने का वो है। मतलब इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब, वो फुल टाइम नहीं रहेगा, पर वो उसका उस महीने का काम है कि उसको वो देखना है और उसको वापस ऑन ट्रैक लेके आना है, वो उसका काम है। उसको सपोर्ट लगेगा तो हम करेंगे। तो ऐसी तो ये सेटिंग द बार वाली चीज़ है कि हमने एक बार बोल दिया कि भाई ओके, अगर हमारा रोज़ का बिल्ड 95.6 से नीचे जाता है, इसका मतलब कोड में कुछ ऐसी चीज़ है जो गलत है और जो रिग्रेशन को ब्रेक कर रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हमें हमारे फ्रेमवर्क के डिज़ाइन की वजह से आया, और उसका रिस्ट्रक्चरिंग और डिज़ाइनिंग, उसका विज़न और वो सब, मेरे मेरे साथ एक और, ही इज़ नॉट विद अस नाउ, पर इंफ्रा साइड और वो साइड ही उसने काफ़ी हेल्प की थी हमें ये सब करने में और पूरा डिज़ाइन बनाने में। जो मैंने डिज़ाइन बनाया था एक्चुअली कि ये ऐसे करेंगे, तो वो पूरा जॉइंट एफर्ट टीम ने काफ़ी अच्छे से साथ दी थी, इसलिए वो अभी इस स्टेज पे हैं हम। तो टीम वर्क तो हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार एक बार मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँगा, फिर उसके बाद तो वो तो मतलब इंडिविजुअल वाला रोल है, टीम से काम नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता। तो आर्किटेक्ट में भी
जो जो तुम बना रहे हो, जो तुम्हारा विजन है, उसको एक्चुअल मतलब रियलिटी में लेके आने के लिए तुम्हें उन लोगों का सपोर्ट चाहिए। तुम्हें उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट बन गया तो मतलब हाँ मैं अपना अपना डिज़ाइन बना के बस हैंड ओवर कर दूंगा, बात खत्म है, वो लोग कर लेंगे। तो अगर तुम्हें एक्चुअली डिज़ाइन को ओन करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो वो तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज़ है कि मैं हमेशा चीज़ों को डिज़ाइन करने के बाद भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ जब तक वो एंड तक नहीं जाती। अम, तो वो फिर जिससे भी बात करना पड़े, जो भी अप्रूवल लेना पड़े, जो भी हो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो वो ओनरशिप वाला जो पार्ट है ना, वो भी इस रोल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक डिज़ाइन जो तुमने बनाया है उसका तुम्हारा ओनरशिप है कि वो डिज़ाइन एक्चुअली बनेगा। तुम बस ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कि हाँ ये 4 डेवलपर है, इनको दे दिया बस का बात बात खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा तो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन तुम जाके उनको पूछो कि भाई ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं। बट एटलीस्ट वीक में एक बार टच बेस कर लो कि भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, जैसा मैंने बोला वैसा हुआ है नहीं हुआ है। तो सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट इज अबाउट मतलब 50% वो पकड़ लो, और 50% तुम्हारा जो टेक्निकल स्किल्स तुमने अब तक अर्न किए हैं 12 13 14 15 साल में, वो प्लस अभी जो भी नई चीज़ें चल रही हैं इंडस्ट्री में, उससे तुम्हें वाकिफ़ होना पड़ेगा कि भाई ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, और ये हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या। तो अगर तुम कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ओके ये चीज़ें आ सकती है, नहीं आ सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो सब। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक आर्किटेक्ट रोल के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आई थिंक 1 साल बाद मैं तुम्हें और कुछ बता पाऊंगा, बट अभी के लिए तो मैं इतना बता सकता हूँ। तो गुनेश, हम लोग ने ये बात की कि आप ऑटोमेशन टेस्टर कैसे बन सकते हो, फिर टेस्ट आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हो, लेकिन फिर दिमाग में आता है ना इसके आगे क्या, मतलब क्या क्या करियर पाथ हो सकते हैं टेस्ट आर्किटेक्ट के पास। टेस्ट आर्किटेक्ट के बाद ओके, ये बात तो मेरी भी नहीं हुई डायरेक्टर से, पर आर्किटेक्ट के बाद आई थिंक आर्किटेक्ट काफ़ी लंबा स्ट्रेच है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे ऑटोमेशन इंजीनियर वाला जो रोल जब तुम स्टार्ट करते हो, तो टिपिकल माइलस्टोन्स रहेंगे कि तुम ऑटोमेशन इंजीनियर बने, फिर सीनियर बने, फिर लीड बने। तो उसमें कितना, मान लो 6 7 साल निकल जाता है लीड बनते बनते, और फिर लीड में भी तुम 2 3 साल रहोगे। तो वो करीब करीब 8 9 साल का वो पूरा स्पैन है तुम ऑटोमेशन इंजीनियर से लीड इंजीनियर के एंड तक जाने में। तो वैसा टेक्निकल आर्किटेक्ट मतलब टेस्ट आर्किटेक्ट के लिए भी मुझे वैसे ही लगता है कि उसमें भी उतना स्पैन है, नॉट दैट लॉन्ग, पर एटलीस्ट 5 6 साल तो रहेगा कि तुम 2 3 साल तुमने टेस्ट आर्किटेक्ट का किया, फिर तुम सीनियर टेस्ट आर्किटेक्ट बन गए, और फिर तो उसके बाद आई थिंक 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं कि अम, तुम सीनियर टेस्ट आर्किटेक्ट बन गए, फिर उसके बाद आइदर तुम जैसे अभी ये बाकी की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो टेस्ट टूल्स वगैरह बनाती है, जैसे ब्राउजर स्टैक हो गया, लैम्डा टेस्ट, या फिर टेस्ट सिग्मा, ये सारी चीज। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो वेरी टेस्टिंग टूल फोकस्ड है, उस वाले में तुम वो एवेंजलिस्ट टाइप जो होते हैं, जो प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों की तरह मतलब लोगों से क्या बोलते हैं, उनके उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में, फिर प्रोडक्ट को थोड़ा एवेंजलाइज करो कि हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वो काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री रोल है, क्योंकि एज पार्ट ऑफ टेस्ट आर्किटेक्चर और वो सब तुमने ऑलरेडी उस टूल का काफ़ी तुम्हें नॉलेज है, और वो टूल कैसे और किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं वो तुम्हें पता है। तो वो एवेंजलाइज करना इज़ वेरी इजी फॉर यू। अब इवेंजलाइज का हिंदी वर्ड नहीं पता मुझे, पर उसका काइंड ऑफ प्रसार प्रचार वो सब होता है ना, वैसे वैसे करने वाला जो रोल होता है,
वो तुम्हारे काफ़ी फिट रहेगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो क्या करता है टूल, या फिर उसका क्या फंक्शन है। सेकंड चीज़ हो सकता है कि तुम टेस्ट आर्किटेक्चर से निकल के तुम अम, थोड़ा सा सिस्टम आर्किटेक्चर प्लस टेस्ट आर्किटेक्चर, ऐसा ऐसा रोल में जा सकते हो, जैसे जिसमें ऐसा हो सकता है कि तुम जो टेस्ट आर्किटेक्चर में जो भी तुमने नॉलेज अर्न की है, तो जब एक्चुअल सिस्टम आर्किटेक्चर वाले डिज़ाइन बना रहे हैं, तो तुम उसी टाइम उनको बोल सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का टेस्टेबिलिटी कितना है, या फिर इस फंक्शन को अगर टेस्टेबल बनाना है, या फिर उसको इतना सिंपल बनाना है कि वो थोड़ा और इजी हो जाए डाउन द स्ट्रीम, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक एक्सटर्नल चैनल चैनल वेंडर, जैसे मान लो कोई एसएमएस इंटीग्रेशन है, या फिर ईमेल इंटीग्रेशन है, उसका कंपोनेंट तुम बना रहे हो, तो ये मतलब जब डिज़ाइन करेंगे तब तो बोलेंगे कि हाँ ये यूआरएल है, यहाँ पे ये डालना है, वो डालना है, फिर तुम्हें ये कंपोनेंट में ये चीज़ें करनी है, और ये ऐसे ऐसे काम करेगा। पर अगर वो यूआरएल वाला जो पार्ट है, उसको तुम ऐसे डिज़ाइन, मतलब ऐसे डिज़ाइन में लिखो कि वो यूआरएल जाएगा, फिर तुम्हें कंपोनेंट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पूरा प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। तो इट्स नॉट अ टेस्टेबल कंपोनेंट। तो अगर मुझे वो यूआरएल किसी मॉक से रिप्लेस करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा इन इन द टेस्टेबिलिटी एस्पेक्ट। तो उसका टेस्टेबिलिटी इंडेक्स बहुत कम है उस कंपोनेंट का, अगर वैसे डिज़ाइन होता है तो ये इनपुट एट फ्रंट तुम दे सकते हो सिस्टम आर्किटेक्चर की, क्योंकि भाई ये तुम जो सोच रहे हो वो हमारे लिए, ना नॉट सिर्फ हमारे लिए, पर अगर कोई कस्टमर आके बोलता है कि तुमने जो यूआरएल कॉन्फ़िगर किया है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का वेंडर है, मैं उसका यूज़ करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा इस वाले केस में। तो ऐसे टाइप ऑफ इनपुट्स तुम दे सकते हो वेयर यू वर्क वेरी क्लोजली विथ सिस्टम आर्किटेक्चर, और प्रोडक्ट में जाके इन्वॉल्व हो जाओ कि प्रोडक्ट को हम लोग एक्सटेंसिबल, टेस्टेबल, एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, बिकॉज तुम्हें पता है अभी क्या क्या चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट सिस्टम आर्किटेक्चर वाले ऑलरेडी टेक केयर करते हैं मोस्टली, मतलब जितना मैंने देखा है। पर ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी रह जाती हैं। टेस्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हो गया, और फिर एक्चुअल यूज़ेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें कभी-कभी मिस हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो एज़ पार्ट ऑफ टेस्ट आर्किटेक्चर, वर्किंग विद सिस्टम आर्किटेक्चर, वी कैन इम्प्रूव दैट टुगेदर। तो ये 2 रोल हैं जो मे बी आफ्टर टेस्ट आर्किटेक्ट यू कैन, एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें उसके बाद जाना है ऑन अ डायरेक्टर पाथ, देन अगेन वो पीपल मैनेजमेंट और वो सब आता है। अ, मेरा खुद का ऐसा है कि पीपल मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गुड एट। मतलब मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। तो दोनों दोनों अलग बात है, क्योंकि मतलब तुम मुझे जाके बोलो कि तुम इससे बात करना है, तुमको ये चीज़ें है, मैं आराम से जाके कर लूँगा। बट उसको मैनेज करना है, फिर उसका परफॉर्मेंस रिव्यू देना है, और वो सब चीज़ें मेरे से नहीं होती। इसलिए मैंने जब अशर जॉइन किया था, एंड आई एम वेरी अगेन वेरी थैंकफुल कि द लीडरशिप हैज़ स्टिल रिस्पेक्टेड माय डिसीजन कि मैं पीपल मैनेजमेंट नहीं करूँगा। तो अभी तक एवरी टाइम इन एवरी डिस्कशन यही बात हुई है कि टेस्ट आर्किटेक्चर के तरफ तुम कैसे जाओगे, और वो कैसे रहोगा, और वो सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है इन इन ट्रांजिशन ऑफ द रोल। एंड हाँ, तो पीपल मैनेजमेंट अगर तुम्हें पसंद है या फिर तुम्हें करना है, तो फिर यू कैन गो टुवर्ड्स अ डायरेक्टर काइंड ऑफ अ रोल, क्योंकि बाय द टाइम यू आर सीनियर टेस्ट आर्किटेक्ट, आई थिंक 17-18 साल तो हो ही जाएंगे इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है। तो उसके बाद तो डायरेक्टर वगैरह की पोजीशंस होती हैं, तो दैट आल्सो कैन बी। तो तो गुनेश, अभी हम लोग क्योंकि करियर के बारे में बात करते करेक्ट, तो एक क्वेश्चन हम्म। आता, तो आप ये बताना आपको क्या लगता है कि क्या करियर और सैलरी ग्रोथ रुक जाती है जब एक बार हमको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो? तुम दोनों को एक साथ देखोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि क्योंकि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रोल बढ़ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि 10 साल तक तुम्हारा जो इम्पैक्ट का जो सर्कल है वो छोटा सा है,
ठीक है? 10 साल तक तुम जब रहोगे तब तुम्हारे साथ मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो 20 लोग हैं। तो तुम्हारा सर्कल वहाँ तक सीमित है। तो तुम उतने ही लोगों में तुम्हारा इम्पैक्ट जा रहा है जो भी तुम कर रहे हो। एक बार तुम 10 साल के ऊपर चले जाते हो तो एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि तुम बस अपनी टीम को फोकस नहीं करोगे, तुम बाकी की टीम्स को भी इन्फ्लुएंस करोगे। तो जैसा मेरी केस में हुआ कि मुझसे एक्सपेक्टेशन था कि तुम डेवलपर्स को भी जाके बोलो कि तुम्हें ऑटोमेशन फ्रेमवर्क ऐसे ऐसे यूज़ करना है। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क इज़ नॉट द ओनली प्रोडक्ट फॉर अ टेस्टिंग टीम। वो सबको यूज़ करना पड़ेगा, और सब यूज़ करेंगे तभी हम लोग और इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और जब वो लोग भी कंट्रीब्यूट करने लगेंगे तो एवरीवन विल बी इफ़ेक्टिव। तो ऐसा, वो जो, मतलब मैं उसको ब्लास्ट रेडियस बोलता हूँ। तो वो ब्लास्ट रेडियस तुम्हारा बढ़ना चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स, एंड दैट्स हाउ द करियर ग्रोथ विल बी। और सैलरी ग्रोथ का अगर बात करोगे तो कैसा, मतलब अभी आजकल तो मैं ऐसे 5-6 साल वालों की भी सैलरी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है यार, ये 5-6 साल में इतना कमा रहे हैं। तो मतलब वो होता है कभी कभी कि, और कोविड के बाद आई थिंक ये ज़्यादा हुआ, क्योंकि अ, वो जो ग्राफ था ना, मतलब वो जो ऐसा 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 थोड़ा 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 चल रहा था, वो एकदम ऐसा पैराबोलिक हो गया वो, कि लोगों को मतलब, हाँ भाई तू इतना चाहिए ना, हाँ चल इतना। फिर वो दूसरे के साथ नेगोशिएट करने जाएगा कि भाई नहीं, मेरे ये तो मेरे को इतना दे रहे हैं, तुम 20% बढ़ा के दो। तो मतलब मैंने, आई डोंट नो, मैंने कभी ये नहीं किया, मतलब वो मेरे से नहीं होता है फॉर सम रीज़न। अगर सामने वाला आके बोलेगा कि भाई हम लोग इतना दे रहे हैं, मतलब यार ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो ठीक है, मैं ओके फाइन, ठीक है चलेगा। तो वो वो उतना मुझ में नहीं है कि मैं जाके मांगू यार, नहीं मेरे को 50% हाइक दो। वो ऐसा वैसा वाला मुझसे नहीं होता संभव। पर अगर तुम देखो कि तुम उस प्रपोर्शन में देखोगे ना, तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम्हारी सैलरी कम प्रपोर्शन में बढ़ रही है। पर अगर तुम जैसे अभी ऑब्वियसली जैसे फ्रेशर को अगर इंक्रीमेंट होगा तो फ्रेशर का कभी कभी 100% भी इंक्रीमेंट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। पर वो वही चीज़ अगर तुम 10 साल में एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि बेस अलग है। तो वैसे कंपैरिजन करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, सैलरी का ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है, बट करियर का ओके ओके है। तो इसलिए वो जो कंपैरिजन पार्ट है ना, वो समहाउ लीड्स टू दिस कि ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है, या फिर सैलरी इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। एंड ऑब्वियसली कंसिडरिंग द ओवरऑल मार्केट और बाकी जिम्मेदारियां और बाकी खर्चे और वो सब पकड़ के अगर चलो तो लोग, मतलब इट्स क्वाइट ह्यूमन आई थिंक। मतलब वो लगना, क्या बोलते हैं, मुलाजिम है कि लोगों को लगेगा कि यार हाँ, नहीं बढ़ रहे इतना, मतलब इतना इतना पैसा नहीं कमा रहे हम लोग। और उसमें उसमें थोड़ा सा फैक्टर कभी कभी मुझे लगता है, वो इंस्टा पे वो जो एड वैड नहीं आते, उसका भी है कि वो पता नहीं कौन यार, वो देव गांधी या कुछ, वो लोग आके देव बोलते हैं गांधी। यार, हाँ तुम लोग अभी भी 9 to 5 में अटके हुए हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हैं, महीने का 50 लाख कमाओ, ये करो। तो वो वो थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा लगता है लोगों को शायद कि कि यार हम तो बहुत कम कमा रहे हैं। ऐसा लोगों को उसकी वजह से भी लगता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने देखे हुए ऐड कि वो एकदम मस्त लैविश रहेगा, ये रहेगा, गाड़ी वाड़ी मस्त मर्सिडीज ये वो। तो होता है, मतलब कंपैरिजन इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। पर तुम अगर मुझे पूछो कि क्या पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अभी एक एग्जांपल लो कि जैसे मान लो एक एक जगह पे अभी तुम्हारा एक्स सैलरी है, तुम्हें कोई 3x दे रहा है, पर तुम्हें वहाँ 16 घंटा काम करना है या 14 घंटा काम करना है। पर तुम्हारा जो एक्स वाला है, वो तुम्हें अगले साल आके बोलता है कि मैं तुम्हें 2x दे सकता हूँ, पर बाकी रोल वगैरह तुम्हें जो चाहिए वैसा मैं दूंगा,
एंड वर्किंग आवर्स विल बी द सेम जो तुम अभी कर रहे हो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। मे बी तुम्हें थोड़े बहुत एक दो कॉल्स इधर उधर अटेंड करने पड़ेंगे, बिकॉज तुम्हें ऑनसर टीम से कोऑर्डिनेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे अगर पर्सनली पूछो तो मैं वही वाला ऑफर लूंगा जहाँ पे मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मेरा मतलब मेरे लिए 14 घंटा काम करना मैं कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर मी। मतलब मेरे खुद के मेंटल हेल्थ के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। और मैं आलसी भी हूँ वो बात अलग है। पर पर मैं उतना काम नहीं कर सकता। और अगर कोई मुझे आके पूछेगा कि भाई मैं तेरे को 3 गुना पैसा दूंगा बट तुझे 14 घंटा काम करना पड़ेगा, मैंने बोला यार ठीक, तू तू मेरे को 2x दे दे पर 7 घंटे ही काम करूंगा मैं। तो ऑब्वियसली वो बंदा तो नहीं मानेगा। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी तबीयत को सूट करता है ना, वो सही कंपैरिजन होता है। कि मतलब दुनिया कहीं भी जा रही हो, पर अगर तुम्हारे रूटीन में या फिर तुम्हारे मन के लिए अगर वो सही नहीं है ना, तो वो सही नहीं है। तुम्हारे लिए जो सही रहेगा वो तुम एक्सेप्ट करना चाहो और एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ये वापस उसी इस पे जाता है कि पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। जो हमने इंटरव्यू वाले में पूछा था वो सेम चीज एप्लीकेबल है इधर भी, कि पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे सेटिस्फाइड हो। अगर वो तुम्हें पता है ना, तो ये कंपैरिजन वगैरह नहीं होता है जितना। मतलब तुम मेरे को फिलोसॉफिकल बोल सकते हो पर दैट्स हाउ आई थिंक। कि अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम सेम काम करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पर ओनली 1.5x या 2x हम लोग दे सकते हैं, ठीक है यार। मतलब पीस ऑफ माइंड मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे बाकी 50 चीज़ें भी करनी होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं करता। क्योंकि अगर तुम मतलब मुझे देखोगे तो मैं ये भी मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, बट वो अभी भी बैकलॉग पे है। जैसे मैंने पॉडकास्ट का बोला, पॉडकास्ट 1 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक उसमें कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरा काम बढ़ गया। तो काम ऑलवेज इज माई प्रायोरिटी। पर मुझे फ्रॉम दैट थिंग कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी है जो मुझे थोड़ी और शांति दे। तो ऐसा टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब मैं ग्रोथ देखूंगा तो मैं पैसे की जगह इसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। मेरे लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जितना मेरे लिए पीस ऑफ माइंड और बाकी टाइम इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। नॉर्मली हम लोग सिर्फ करियर और सैलरी की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ की बात कभी नहीं करते। और आजकल जैसे न्यूज़ सुनने में आ रही है, करेक्ट, वो और हाँ, हमको समझाता है कि भाई हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो ज्यादा पैसा कमा लोगे लेकिन रहोगे ही नहीं तो क्या करोगे। नहीं कुछ नहीं कर सकते ना। मतलब वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि छाती पे थोड़ी लेके जाओगे, नहीं होता है ना, नहीं जाओगे तो क्या क्या फर्क पड़ता है। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जैसे जब मुझे करना था पॉडकास्ट और वो सब, तब भी मैं 2-2 3-3 बजे तक जाके करता था, एंड दैट वाज आउट ऑफ द पैशन कि मुझे करना है ये, एंड आई लाइक इट, आई लाइक डूइंग इट। पर आफ्टर 6-7 मंथ्स इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल, कि वो नहीं हो पा रहा था। मतलब जितना भी तुम कर लो, मतलब मुझे बहुत कम नींद की आदत है बहुत पहले से। मतलब मेरे लिए 6 घंटा नींद भी बहुत है, खूब बहुत हो जाता। पर और उसी चक्कर में मैं 2-3 बजे तक काम करके फिर 7, 7:30, 8 बजे तक उठ जाता। तो उसमें से एक और 1-1.5 घंटा और कम हो गया। तो इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल, कि वो बहुत मतलब वैसे तो सारा सब कुछ ठीक था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर कि नींद नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे फिर आलस आएगा, फिर लगेगा यार ये नहीं करना है, फिर 2-3 दिन बाद तुम एकदम 10-12 घंटा सो जाओगे। तो वो सब नहीं होता है। एंड मतलब लोग बो, लोग बोल सकते हैं कि तुम बुढ़े हो गए, पर वो ऐसा ऐसा नहीं होता है। कि सी एजिंग एजिंग तो हमेशा रहेगा, पर क्या बोलते हैं, एजिंग ग्रेसफुली जो होता है ना, वो अभी भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मतलब मेरा लाइफ में थोड़ा सा एम है कि भाई जब मैं 50 साल का होऊंगा तो आई शुड बी इन अ बेटर शेप। अभी नहीं हूँ मैं, आई एक्सेप्ट दैट, पर वांट टू वर्क टुवर्ड्स दैट, कि
वो थोड़ा मैं कर पाऊँ और वो थोड़ा हो पाए। अगर मेरा साइड का लाइफ गोल है, तो मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकता जो मेरे को 14 घंटे काम करवाएगी। आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, तो इसलिए वो सब जगह देख के फिर करना पड़ता है। करेक्ट। गुनेश, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो उनको? फाइनल एडवाइस मतलब वही है जो हमने अभी तक बोला है, कि पहले डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक बार वो हो गया ना, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। वो सब सब जगह एप्लीकेबल है, मतलब वो ऐसा एक भी फील्ड नहीं है जहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले वो डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ पे रहना है और तुम्हें कहाँ पे अच्छा लगता है। एक बार वो डिसाइड हो जाएगा ना, फिर कुछ भी हो जाए, मतलब इंटरव्यू हो जाए, नया जॉब हो जाए, नया सैलरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हर जगह तुम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ रह पाओगे। अगर वो नहीं सोचा ना, तो कुछ नहीं होगा। वही है। करेक्ट। जैसे हम लोग ने हेल्थ की बात की, वैसे खुशी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा काम में ही जाता है बेसिकली। हाँ, और थैंक यू सो फैमिली, मच। हाँ। फैमिली पार्ट ऑफ दैट खुशी भी है, तो थोड़ा टाइम उनको भी दो तो और अच्छा लगे, तो वो भी है, वो भी होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गुनेश, आपने बहुत सारा कुछ शेयर किया इन्फॉर्मेशन। होप जो भी पॉडकास्ट देख रहे हो उनको हेल्प मिलेगी। मेरा भी वही मानना है। काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा आके, काफ़ी अच्छी बातें हुई, और बहुत दिनों बाद ऐसी बातें हुई। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर द पॉडकास्ट। लोगों के फीडबैक आते रहेंगे, और ग्रो करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गुनेश। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच।